भारत माता की, भगवान झूलेलाल जी की, बाबा विश्वनाथ की नगरी की। आज मंगलवार, बड़ा मंगल आज के मंगलवार को कहते हैं और आज के मंगलवार का सबको इंतजार रहता है और इससे ज्यादा इंतजार आने वाले मंगलवार यानी 4 जून का रहेगा कि नहीं रहेगा? तो 4 जून 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार के लिए आप सबका आशीर्वाद। मैं 2019 में भी आया था और 2024 में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला है और मैं चाहता हूं कि 2029 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए आऊं। मंच पर हमारे इस कार्यक्रम में आपके लोकप्रिय विधायक छोटे भाई श्री सौरभ श्रीवास्तव, उनका चल रहा था उद्बोधन काशी की कथा से कम यहां के विकास की कथा नहीं है। मुझे और भी कई जगह उपस्थिति दर्ज कराना, तो मैंने कहा सौरभ जी काशी वालों को काशी के बारे में बताना जैसे सूर्यदेव को दीपक दिखाना, सब जानते हैं। हम मंच पर हमारे इस जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन पूनम मौर्य जी, इस कैंट विधानसभा के जो प्रभारी के रूप में जौनपुर से आकर के लगातार यहां काम कर रहे हैं श्री सुभाष कुशवाहा जी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और महानगर के उपाध्यक्ष श्री अभिषेक मिश्रा जी, हमारे रामपुरा वार्ड के पार्षद श्री राम गोपाल वर्मा जी, वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में आदरणीय संकटा प्रसाद वर्मा जी और विनोद मौर्य जी, इस मंडल के अध्यक्ष के रूप में पार्टी को मजबूत बनाने का काम करने वाले अभिषेक वर्मा गोपाल जी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के अध्यक्ष श्री सोमनाथ यादव जी, संचालन कर रहे श्री अमित राय जी, यहां मंच पर श्री मनीष मौर्य जी, कुछ मेरे साथी और मेरे क्या आप सबके साथी शुभचिंतक यहां पर आए हुए हैं। शायद मुझे बताए कि गुरु प्रसाद मौर्य जी जो प्रयागराज से विधायक के रूप में हैं और उनका उद्बोधन भी हुआ है। हमारे जयप्रकाश कुशवाहा जी हैं, ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वह भी यहां पर मौजूद है। डॉक्टर विकास चौरसिया जी, मनोज मौर्य जी, पूर्व मंत्री के रूप में बाबूलाल भौरा जी, बहुत अच्छा गीत गाते, मैं नहीं जानता कि आप गीत सुनवाए कि नहीं सुनवाए। प्रधानमंत्री जी के लिए उनके हर एक एक शब्द में मतलब जान फूंक देने वाला उनके पास सामर्थ्य है। पूर्व प्रमुख के रूप में आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद मौर्य जी भी यहां पर आए, उनका प्रयागराज से आए, जिले के प्रधान संघ के अध्यक्ष श्यामचंद्र हेला जी, ये उच्च न्यायालय प्रयागराज में अधिवक्ता हैं। राकेश जैन जी, ये भी हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के हैं। राकेश कुशवाहा जी, विनोद मौर्य जी, अरविंद मौर्य जी, मनीष मौर्य जी और धर्मराज मौर्य जी जो जिला अध्यक्ष मेरे गृह जनपद कौशाम्बी के, वह भी यहां पर आए और यहां पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे सभी नौजवान दोस्तों, मेरी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं बहनों, बाबा विश्वनाथ की नगरी। पहले तो तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य के रूप में धरती पर आना ही बड़े भाग्य की बात होती है और उसमें काशी में आना ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। और जिस प्रकार से मैं अगर कहूं कि आज काशी का सर्वांगीण विकास, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिस क्षेत्र में विकास या तो हो ना चुका हो या तो होने की योजना न बची। मतलब जहां विकास हो गया है उनको बधाई, जहां नहीं हुआ है वहां की तैयारी भी।
मैं काशी को 2014 के पहले से भी जानता हूं, क्योंकि पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के नाते काशी से मेरा बहुत पुराना नाता है और उस नाते के कारण मैं काशी आता भी था। उसके अनेक संस्मरण है, मैं कभी सुनाऊंगा। लेकिन 2014 से पहले की काशी और 2024 की काशी में अंतर आया कि नहीं आया? जोर से बताओ, अंतर आया कि नहीं आया? आज मैं अगर कहूं कि 4 मार्ग होते हैं कहीं से भी आवागमन के लिए। एक होता है सड़क मार्ग, दूसरा होता है रेल मार्ग, तीसरा होता है हवाई मार्ग, चौथा होता है जल मार्ग। कोई मार्ग इस समय ऐसा है क्या जो मार्ग में आवागमन की सुविधा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र और बाबा विश्वनाथ की नगरी वालों को न मिल रहा हो? कोई चीज बचा है क्या? तीसरी बार मोदी सरकार, ये काशी ही नहीं पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। 2014 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे किया, उस समय नारा 272 प्लस का था। काशी के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया और उनके नेतृत्व में 272 प्लस मांगा और 283 सांसद अकेले भारतीय जनता पार्टी के देश में जीते थे। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो आपका ये केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश का शायद भाजपा का अध्यक्ष भी नहीं बनता, और अगर अध्यक्ष बन जाता तो शायद 325 विधायकों को जिता करके उत्तर प्रदेश में भी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करने वाली सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम नहीं बना पाते। 2017 में 403 में से 325 विधायक जिताए। 2019 का लोकसभा चुनाव आया, सपा बसपा एकजुट हो गए कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। बताओ, बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद कभी खाली जाएगा क्या? जा सकता है क्या? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, जिनकी महिमा तीनों लोक में है, वो बाबा की शरण में आया है और बाबा की शरण में आने वाले ने कहा अब की बार 300 पार, तो 303 कमल के फूल खिले थे। 303 केवल भाजपा के सांसद देश में जीते थे। 2022 का विधानसभा चुनाव आया, ये समाजवादी पार्टी अहंकार के आकाश में पहुंच गए और कहा कि हम उत्तर प्रदेश की 400 विधानसभा सीटों में से 400 जीतेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, काशी की महान जनता ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया, चारों खाने चित्त कर दिया। और 22 में भी आपने उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। हर का चौका, चाहे सपा वाले हों, चाहे बसपा वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, लगा चुके कि नहीं लगा चुके? फिर अभी गुमान चढ़ गया है। अब फिर से अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, ये दोनों लोग कहते हैं कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनने देंगे। अच्छा बताइए, जब काशी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ होगा, बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ होगा, काल भैरव जी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ होगा, संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ होगा, गंगा मैया का आशीर्वाद मोदी जी के साथ होगा और आप सबका आशीर्वाद मोदी जी के साथ होगा, तो ये लोग तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोक लेंगे? जोर से बोलो, रोक लेंगे? मैं इनको कहना चाहता हूं कि 4 जून को श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये दोनों आप देख लेते विदेश यात्रा पे जाएंगे। एक लंदन, दूसरा इटली, ये दोनों विदेश यात्रा पे जाएंगे। देखें, क्योंकि मालूम है इनको मोदी जी ने अच्छा क्या कहा है, याद है आप लोगों को? नहीं मालूम। देश भर में सभाओं में कहते हैं
प्रधानमंत्री जी ने कि 10 साल जो देखा है वो तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाई जाएगी। अब जो भ्रष्टाचार के आरोप पर में जमानत पर हैं, उनको जेल जाने का डर नहीं लग रहा होगा। मोदी जी ने क्या कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके जिनका खाया है उन्हीं की भलाई में लगा दूंगा। अब जब से मोदी जी ने ये बात कही तब से विरोधी भयभीत, मोदी फोबिया हो गया। सोते समय भी मोदी जी दिखाई देते हैं, जागते समय भी मोदी जी दिखाई देते हैं। देश में 18 घंटे जो काम करेगा 70 साल से अधिक की उम्र के बाद भी वही न दिखाई देगा। जो 12 महीने में से 11 महीने छुट्टी मनाएगा, एसी में रहेगा, ट्विटर पे राजनीति करेगा और जनता के बीच में नहीं जाएगा, उसको जनता चुनेगी क्या? इतिहास में सबसे कम सीट कांग्रेस पार्टी की आने जा रही है। कांग्रेस का इतिहास बड़ा पुराना है, लेकिन इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 40 के नीचे कांग्रेस सिमट रही है। और मेरे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कहते हैं जो 40 और दूसरा साथी 4 नहीं जीतने वाला है वो सरकार बनाने का दावा कर रहा है। यहां पर देश भर से लोग आए हैं, मुझे कई लोग दूसरे राज्यों के मिल जाते हैं। देश भर से लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, आज पश्चिम बंगाल में जो हालत 2014 में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए आप सबने 80 में से 73 सांसद जिताए थे, और आज पश्चिम बंगाल की हालत यह है कि 42 में से कितनी सीटें टीएमसी के पास बचेगी कुछ पता नहीं है। वहां चारों तरफ मोदी की लहर व्याप्त है, कमल की लहर व्याप्त है और कमल का फूल खिल रहा है। घबराई हुई है, बौखलाई हुई है ममता बनर्जी। क्यों घबराई? क्योंकि उनके कारनामे वही हैं जो अखिलेश यादव जी की थे। वहां भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। लेकिन 2014 से 2024 के बीच और 2017 से 2024 के बीच आपने डबल इंजन की जो सरकार बनाई है, बताइए अगर समाजवादी पार्टी सरकार में होती तो आधा बनारस तो कहीं दूसरे प्रदेश में चला गया होता। चला जाता कि नहीं चला जाता? बताओ। जो अराजकता, जो दंगे, जो गुंडागर्दी, जो जमीनों पर कब्जा, जो अपहरण का उद्योग, ये समाजवादी पार्टी सरकार के समय चलता था। मैं उस समय नारा लगाया करता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ सही था कि नहीं सही? उनकी सरकार के समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा, इस प्रकार का नारा लगा करके पूरे प्रदेश में को अराजकता के आग में झोंक दिया था। रोज दंगे हो रहे थे, रोज बवाल हो रहे थे। लेकिन अब बवाल ऐसा करने का कोई साहस कर सकता है क्या? लेकिन अभी तुष्टीकरण के रास्ते से वो अपने को अलग करने को तैयार नहीं। पिछले दिनों कांग्रेस और सपा गठबंधन के एक नेता ने मुस्लिमों से कहा वोट जिहाद करो। फिर कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। सुना था कि नहीं सुना था? और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाबूजी कल्याण सिंह जी, वो भी पिछड़े वर्ग से आते थे। उनका निधन हुआ, वो 500 मीटर दूर बैठे थे, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गए। लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी मरा तो उसकी कब्रिस्तान पर मातम मनाने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? अखिलेश यादव जी का लगाव अतीक अहमद और अंसारी जैसे लोगों से रहता, गुंडों और अपराधियों से, माफियाओं से रहता, भ्रष्टाचारियों से रहता।
और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 3 चुनाव आप देख चुके हो। 10 साल तो सुपर पीएम के रूप में मनमोहन सिंह की सरकार का वही नेतृत्व करते थे। दिखावटी प्रधानमंत्री कौन था? तो मनमोहन सिंह जी। लेकिन असली प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती सोनिया गांधी जी थे, श्री राहुल गांधी जी थे, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी। आज मैंने सुना है बनारस ये दोनों आए थे, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव आए थे क्या? आज यहां पर आए थे शायद, मैं सुना हूं, मैं नहीं जानता, मुझे कंफर्म नहीं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि यह देश अब इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकल गया। अब 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार आपने बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला था कि अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। बताओ, राम मंदिर का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा था कि हम जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे। बताओ 370 हटी कि नहीं हटी? तीसरा था सामान्य नागरिक संहिता लाएंगे। इस बार के संकल्प पत्र में सामान्य नागरिक संहिता लाने का वादा है कि नहीं है? अब आपको लगेगा कि ये 3 बातें तो हो गई, बाबा का क्या होगा? बाबा विश्वनाथ जी के उस मंदिर के उस हिस्से का जहां पर आज भी नमाज पढ़ी जाती है। आता है मन में प्रश्न, अगर मेरे रामलला के साथ न्याय होगा तो क्या मेरे बाबा के साथ न्याय नहीं होगा क्या? बाबा के साथ भी न्याय होगा। और बाबा के साथ न्याय होगा तो क्या मेरे कान्हा के साथ न्याय नहीं होगा क्या? कान्हा के साथ भी न्याय होगा। मामला अदालत में है। अदालत का फैसला समय से क्यों आया? क्योंकि आपने कमल का बटन दबाया, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। अब की बार 400 पार, ये विरोधी कहते हैं मोदी जी 400 पार पा जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। आप बताओ, मोदी जी को जब आपने 2014 में सांसद बना करके भेजा था, शपथ लेने से पहले गंगा मैया का दर्शन किए, बाबा का दर्शन किए, काल भैरव जी का दर्शन किए, काशी का आशीर्वाद लेकर के गए थे ना संसदीय दल की बैठक में, याद है कि नहीं याद है? और जब संसद भवन में प्रवेश किए तो द्वार पर ही साष्टांग लेट गए, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं सीधा भगवान को प्रणाम करने के लिए। संसद भवन के द्वार पर लेट गए। पत्रकारों ने पूछा, मोदी जी आप ये संसद भवन में क्यों इस प्रकार से साष्टांग दंडवत कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया और मोदी देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। मैं पहली बार संसद भवन में प्रवेश कर रहा हूं। यह मेरे लिए संसद भवन नहीं, ये भारत के लोकतंत्र का मंदिर है और उस लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश से पहले लोकतंत्र का पुजारी नरेंद्र मोदी माथा टेक रहा है। बताइए, गौरव की बात, इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने संसद भवन में माथा टेका था क्या? जोर से बताइए, टेका था क्या? मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान, जिस संविधान के अंदर भगवान श्री राम का दरबार है, जिस संविधान के अंदर भगवान तथागत बुद्ध है, जिस संविधान के अंदर बाबा विश्वनाथ की नटराज की मूर्ति है, जिस संविधान के अंदर भगवान महावीर है, जिस संविधान के अंदर सम्राट अशोक की लाट है, ऐसे अनेक जो आप मूल प्रति है, आप जाइए, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, क्या क्या है, वह सब कुछ है जो संविधान के अंदर होना चाहिए। और मेरे प्रधानमंत्री जी ने संविधान को साक्षी मान करके कहा, मेरा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान। अब उनसे कहते संविधान को खतरा हो जाएगा, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको सच्ची बात बताऊं, क्या खतरा होगा? न लोकतंत्र को खतरा है, न देश को खतरा है, न संविधान को खतरा। खतरा श्रीमती सोनिया गांधी के लाडले शाहजादे श्री राहुल गांधी जी की राजनीति को है, राजनीतिक अस्तित्व को है। और मुलायम सिंह जी के सपूत
जो उत्तर प्रदेश के लिए के बर्बादी के एक साक्षात जीता जागता उदाहरण है, वो अखिलेश यादव जी के राजनीतिक भविष्य को है। खतरा न संविधान को है न लोकतंत्र को है। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। आज आपके सामने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार में आपका ही भाई, आपके परिवार का सदस्य, आपका बेटा डिप्टी सीएम के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल बिता रहा है कि नहीं बिता रहा? आप बिहार की तरफ चले जाओ, वहां सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के वंशज सम्राट चौधरी जी भी वहां डिप्टी सीएम बने हैं कि नहीं बने? मालूम है कि नहीं मालूम? हरियाणा चले जाओ, वहां नायब सिंह सैनी जी को अभी 2-3 महीने पहले ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता नहीं होते तो क्या केशव प्रसाद दूसरी बार तो छोड़ो, पहली बार भी डिप्टी सीएम यूपी का बन पाता क्या? लेकिन दूसरी बार बना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें हमारे ये बनारस के जितने भी लोग सब भाजपा परिवार से जुड़े, हमारे अनेक पार्षदगण, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी वरिष्ठ यहाँ पे साथीगण, लेकिन अगर दूसरी बार मैं डिप्टी सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना स्नेह रहता है, इतना प्यार रहता है, इतना दुलार रहता है, इतना अच्छा मार्गदर्शन रहता है तो मुझे अच्छे अच्छे काम करने का प्रदेश सरकार के माध्यम से मौका मिलता है। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह कहने के लिए आया, देखिए देश में मोदी जी की आंधी है, तूफान है कि सुनामी है, उसको शब्द क्या देना मैं नहीं जानता, लेकिन 400 पार होने जा रहा हूं। मैं काशी के लोगों से और अपने परिवार के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग आपसे संपर्क कोई ना कोई किए होंगे, आपने भी बहुत सारे लोगों से संपर्क किया होगा, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सीटों का एवरेज निकालो तो 64-65% के आसपास मतदान हुआ है, तो बनारस का कितना होना चाहिए? 80+ कर लोगे? मैं ये देखता हूं कि आप लोग कहते तो, पिछली बार भी मैंने आया था तब भी मैंने कहा आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली तो हो, मोदी जी की जीत तो सुनिश्चित है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, ये विरोधी भी जानते हो, लेकिन अगर सपा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त करा दो तो स्वाद का मजा ही कुछ अलग है। वोट का प्रतिशत देश के किसी भी राज्य के, किसी भी विधानसभा का, किसी भी लोकसभा क्षेत्र का सर्वाधिक जहां का रहा हो, वह सारा रिकॉर्ड तोड़ने की जिम्मेदारी काशी वासियों की है, वाराणसी के लोगों की है। मैं 10 लाख पार तो जानता हूं हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस बार एक भी मतदाता आज से लेकर के कल परसों का जो आपके पास समय है, आपके पास तो 21 मई का भी समय है, इन 3 दिनों में आप ही नरेंद्र मोदी जी बन जाओ, आप ही केशव प्रसाद मौर्य बन जाओ। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये नारा तो हम लोग लगाते हैं, लेकिन असंभव को भी संभव करने की ताकत होती है। इसमें कई संघ के स्वयंसेवक भी हैं। हम लोग बचपन से संघ की शाखा में गीत गाते हैं, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मध्यधार में साहस को स्वीकार नहीं। हम 7% मतदान का लक्ष्य लेकर के क्यों नहीं चल सकते? 80% क्यों? 75% क्यों? क्या एक एक वोट जो काशी में पड़े वो कमल के फूल पर पड़े, ये जरूरी नहीं है। मैं जानता हूं कि सपा बसपा कांग्रेस वाले हैं, उनके घर वाले भी सपा बसपा कांग्रेस, सपा और कांग्रेस तो ज्वाइंट ही है, लेकिन बसपा का कौन है मुझे मालूम नहीं है। उनके घर वाले भी उनको वोट देने को तैयार नहीं। सही है कि नहीं बताओ? जब माहौल ऐसा है
तो हमारा रिकॉर्ड, हम कैंट विधानसभा जरा पढ़े लिखे लोगों का, यहां व्यापारी समाज के लोग रहते हैं और जो व्यापारी नहीं भी हैं वह भी व्यापार आदि करते हैं, कोई ना कोई कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो ये मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का आज हमें संकल्प लेना। आज मंगलवार है, आज 28 तारीख है और 4 जून को सब कुछ मंगलमय हो। माननीय प्रधानमंत्री जी को 56 इंच के सीने वाला भारत का प्रधानमंत्री कहा जाता है। उनका भी आप सबके आशीर्वाद से सीना 56 इंच का हो जाए कि वाह मेरे काशी वासियों, आपने काशी के लाडले सांसद को जितने बड़े अंतर से सांसद बनाया और एक भी वोट न घर में छोड़ा न घर के बाहर छोड़ा। ये कर नहीं सकते हो आप लोग? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मैं हर जगह तो नारा लगाता हूं, 100 में से 80% वोट हमारा, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। लेकिन मैं काशी में नारा लगाना चाहता हूं, 100 में से 100% वोट हमारा है। यहां कोई नहीं बंटवारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया। और ऐसा नहीं है, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनने से जब लाखों बाबा के भक्त देश और दुनिया के कोने कोने से आते हैं, तो क्या केवल हिंदुओं को उनके आने से व्यापार में लाभ मिलता है कि मुसलमानों को भी मिलता है? अगर उनको भी मिलता है और कई प्रकार का लाभ मिला है, मैं जानता हूं, और उसमें भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं। हमें अपना एक एक वोट तो कमल के फूल पर डालना है, लेकिन उनको इसलिए नहीं छोड़ देना है कि वो हमें वोट नहीं देते तो हमको वोट नहीं देंगे। उनसे भी कहिए आप मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जहां पर उनका 100% वाला बूथ हो, वहां पर जो भाजपा का झंडा लगाते हैं वहां हर घर में भाजपा का झंडा वैसे लगना चाहिए जैसे 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए संगीनों के साए में जाना पड़ता था। आज जम्मू कश्मीर के हर घर में तिरंगा फहरा रहा है। ये 56 इंच के सीने वाले के नेतृत्व में सरकार बनने का कमाल है। तो काशी का हर घर भी, हर परिवार भी मोदी का परिवार। मोदी जी ये कभी नहीं कहते, वो 140 करोड़ परिवारजनों कहते कि नहीं कहते?